हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। सभी क्वेश्चन चुनिंदा बेहतरीन हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण क्लास आज की होने वाली है। क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कितने नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिले ये भी आपको हमें बताना है। अगर जो भी बच्चा हमारी रेगुलर क्लास देखता है उसे काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर एग्जाम में होने वाला है। तो इसलिए क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आप ही का यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है गृह प्रबंधन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, घर का रख रखाव। ऑप्शन 2, कार्य को पूर्ण करना। ऑप्शन 3, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। ऑप्शन 4, घर का रख रखाव स्फूर्ति से करना। असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 और पीएचडी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि गृह प्रबंधन है, क्या पहला ऑप्शन होगा, क्या दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। गृह प्रबंधन है स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, आपको बताने कहते हैं कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं। पश्मीना, फेरिडा, हेरिंगबोन या कसीदा। टीजीटी 2019 और पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं। क्या पश्मीना कहेंगे, क्या फेरिडा कहेंगे, हेरिंगबोन कहेंगे, कसीदा कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कसीदा कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना स्थिति कहलाएगी। आपको बताने की वह स्थिति क्या होगी। ऑप्शन मृत जन्म, ऑप्शन 2 उपकरण जन्म, ऑप्शन 3 प्राकृतिक जन्म या ऑप्शन 4 सहज जन्म। यूपी टीजीटी 2021 और यहाँ पर टीजीटी 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसव में पहले नितंब का आना, उसके बाद टांगे और बाहें आना और अंत में सिर का आना, वह स्थिति क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, वह स्थिति होगी ब्रिज जन्म की। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर इसे भी लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिकता की सबसे मूल इकाई है डीएनए, क्रोमोसोम, जीन या जाइगोट। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कितना होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में 2012, 13, 15 और यहाँ पर डाइट प्रवक्ता में भी 14, 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि आनुवंशिकता की सबसे मूल इकाई होगी है क्या डीएनए, क्रोमोसोम है, जीन है, जाइगोट है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से जीन। आनुवंशिकता की सबसे मूल इकाई है जीन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का संतुलन कहलाता है रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण या भौतिक प्रदूषण। यूपीएलटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक, यहाँ पर अनावश्यक होगा फ्रेंड्स, ये अनावश्यक तत्वों का संतुलन क्या कहलाता है। अनावश्यक, इसे आप सही कर लीजिएगा। अनावश्यक, पर्यावरण में उपस्थित अनावश्यक तत्वों का संतुलन कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है क्या रासायनिक प्रदूषण कहलाएगा या प्रदूषण कहलाएगा, या सांस्कृतिक प्रदूषण कहलाएगा, या भौतिक प्रदूषण कहलाएगा। तो पर्यावरण में उपस्थित अनावश्यक तत्वों का संतुलन क्या कहलाएगा, प्रदूषण कहलाएगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है कार्टिजोन, थायरोक्सिन, कोलेस्ट्रम या प्रोलैक्टिन। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। तो क्या कहलाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या कार्टिजोन कहलाएगा, थायरोक्सिन कहलाएगा, कोलेस्ट्रम कहलाएगा या प्रोलैक्टिन कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, कोलेस्ट्रम। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल स्त्री, केवल पुरुष, स्त्री तथा पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी। टीजीटी 2009 और पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, कौन हो सकता है। क्या केवल स्त्री होगी, क्या पुरुष होगी, क्या दोनों
स्त्री पुरुष होगी या स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी हो सकता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है, स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, गर्भाशय, डिंब नलिका, नाभिनाल या गर्भनाल। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में कितनी बार ये रिपीट हुआ है। 9, 15, 12, 13, 14 और 17 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है लगातार। आपको यहाँ पर बताना है कि वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है वो क्या कहलाएगा। क्या गर्भाशय कहलाएगा, डिंब नलिका कहलाएगा या नाभिनाल या गर्भनाल। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा प्लेसेंटा यहाँ पर होने वाला गर्भनाल, तो गर्भनाल हमारा यहाँ पर कहलाएगा। तो वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है गर्भनाल कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किशोरावस्था एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से लिया गया है जिसका मतलब है विकास, समझ, वास्तविकता या पक्वता की ओर वृद्धि। आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। DSSB PGT 2018, GIC प्रवक्ता 2012-13 और TGT 2004 में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने कि किशोरावस्था जिसे हम एडोलसेंस कहते हैं का शाब्दिक अर्थ यहाँ तो क्रियापद एडोलसियर से लिया गया है जिसका मतलब है, उसका मतलब क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या विकास होगा, समझ होगा, वास्तविकता होगा, पक्वता के और वृद्धि होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। किशोरावस्था का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पक्वता की और वृद्धि। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या सूक्ष्म शिक्षा। महत्वपूर्ण प्रश्न इसे भी लगाते हुए चलेगा। आज फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन वही लिए जो बार बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी 14-15 में क्वेश्चन पूछा गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा और क्लास को अंत तक देखते हुए चलना है क्योंकि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हम आज की क्लास में यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बताने कि जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। क्या औपचारिक शिक्षा कहेंगे, गैर औपचारिक शिक्षा कहेंगे, अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे या सूक्ष्म शिक्षा कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। अभी जैसे ही आप सभी को पता है कि आपका भी एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है तो आप लगातार रेगुलर आप हमारी क्लासेज देखिए और इस क्लास का फ़ायदा उठाइए। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा आपको यहाँ पर होने वाला है। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेगा, जो से क्वेश्चन आपको नहीं आते उन्हें साथ साथ नोट करते हुए चलिए अब देख लेते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। ICDS भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1985, 1975, 1988 या 1978। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15, PGT 2013-15 और TGT 2011, GIC प्रवक्ता एग्जाम 13-14 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि ICDS भारत में कब प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है 1975। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आप नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, खाली स्थान वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। श्रोता, संप्रेषक, आयोजक या पर्यवेक्षक। TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि खाली स्थान वह व्यक्ति है जो परिचालन
में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्या श्रोता होगा, संप्रेषक होगा, आयोजक होगा या पर्यवेक्षक होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। संप्रेषक वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संचरण। संचारण, जिसे हम कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक भाषा के कम्युनिको से लिया गया है, जिसका मतलब है देश, राजधानी, सामान्य शब्द या कम्युनिन्स। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। DSSB PGT 2018, GIC 2017, 13, 14 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि संचारण कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द यानी कि ग्रीक भाषा के कम्युनिको से लिया गया है, जिसका मतलब है, ये आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। क्या देश होगा, क्या राजधानी होगा, सामान्य शब्द होगा या कम्युनिन्स होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से कम्युनिन्स, इसका अर्थ होता है कम्युनिन्स। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जर्मनी में, इजराइल में, UK में या USA में। TGT उत्तराखंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो कहाँ पर किया गया था, ये आपको हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था UK में। तो UK में कब किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 1873 में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो ये भी आप नोट करते चलेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की एक विधि है, यह कौन मानता है। लिगन्स, दहामा, कृष्णाचारी या बुरीत। PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण को यानी कि ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की एक विधि है, यह कौन मानता है, ये आपको बताना है। क्या लिगन्स मानते हैं, दहामा मानते हैं, कृष्णाचारी मानते हैं या बुरीत मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की एक विधि है, ये मानते हैं दहामा जी। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संवादन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन 1, घर का बड़ा होना। ऑप्शन 2, खिड़कियों, दरवाजे तथा वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या। ऑप्शन 3, हरे वृक्ष। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। PGT 2006 और 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संवादन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, घर का बड़ा होना, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। खिड़कियों, दरवाजे तथा वेंटिलेटरों का पर्याप्त संख्या में होना, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। हरे वृक्ष होना, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो संवादन के लिए सभी यहाँ पर आवश्यक है, तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है। मेज पर, घर के मध्य में, अलमारी पर या घर के कोने पर। UP असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है। क्या मेज पर के लिए उपयुक्त है, या घर के मध्य में उपयुक्त है, या अलमारी पर या घर के कोने पर। तो लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, घर के कोने पर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मोरी बाना एक तरीका है रंग योजना का, गृह व्यवस्था का, पुष्प सज्जा का या इनमें से कोई नहीं। PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मोरी बाना एक तरीका है, किसका तरीका है, ये आपको बताना है। क्या रंग योजना का होगा, गृह व्यवस्था का होगा, फूल सज्जा का होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, मोरी बाना एक तरीका है फूल सज्जा का।
और ये फूल सज्जा अपनाई जाती है जापान। तो जापान की एक पुष्प सज्जा है। जापान की एक पुष्प सज्जा है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है लकड़ी का बुरादा, पुटीन तथा मोम, लाख, फेविकोल। टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या लकड़ी का बुरादे का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, पुटीन तथा मोम का, लाख या फेविकोल का। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है पुटीन तथा मोम। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सस्ता हो, सजावटी हो, उपयोगी हो या नक्काशीदार हो। टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि घरेलू फर्नीचर खरीदते समय किसका ध्यान रखना चाहिए। क्या सस्ता हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, सजावटी हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, या उपयोगी हो, क्या इसका ध्यान रखना चाहिए, या नक्काशीदार हो, या इसका ध्यान रखना चाहिए। तो घरेलू फर्नीचर खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह उपयोगी हो। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। अपहोल्स्टरी का प्रयोग किया जाता है पलंग पर बिछाने में, फर्श बचाने में, फर्नीचर को ढकने में, या उपयुक्त सभी। यूपीएलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अपहोल्स्टरी का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या पलंग पर बिछाने में किया जाता है, फर्श बचाने में किया जाता है, या फर्नीचर को ढकने में किया जाता है, या उपयुक्त सभी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अपहोल्स्टरी का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है तीव्रता, मूल्य, ह्यू या क्रोम। आपको बताना है कि रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है, क्या कहलाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाएगा यहाँ पर क्रोम, क्रोमा अथवा यहाँ पर घनत्व कहलाएगा, क्रोमा अथवा घनत्व कहलाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा कंटेंट, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाए। वैसे तो हम आपके लिए और भी मेहनत यहाँ पर करेंगे और भी बेहतर कंटेंट हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। आप बस लगातार हमें अपना समय दीजिए और लगातार क्लासेस देखिए। आपको काफ़ी फ़ायदा हमारी क्लासेस से होने वाला है। बस आप इतना काम करते रहिए, बाकी आपको बेहतरीन कंटेंट देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 23वां क्वेश्चन। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? साधन मूल्य, आंतरिक मूल्य, एक तथा दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है। क्या साधन मूल्य होगा, आंतरिक मूल्य होगा, या दोनों होंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सुंदरता एक प्रकार का मूल्य है जो है आंतरिक मूल्य। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। व्यवस्थापना प्रक्रिया के मुख्य चरण है। पहला ऑप्शन है पूंजी, समय, श्रम। ऑप्शन 2 आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ऑप्शन 3 मशीन, पूंजी, श्रम। ऑप्शन 4 मैनेजर, क्लर्क या श्रमिक। जीआईसी प्रवक्ता 13-14 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि व्यवस्थापना प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या होंगे। क्या पहला ऑप्शन होगा पूंजी, श्रम और समय, या दूसरा ऑप्शन होगा आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, या तीसरा ऑप्शन होगा मशीन, पूंजी, श्रम, या चौथा ऑप्शन होगा मैनेजर, क्लर्क या श्रमिक। तो व्यवस्थापना प्रक्रिया के मुख्य चरण होते हैं आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। यहाँ पर इसके मुख्य चरण होते हैं आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। यहाँ पर आपको 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। इनमें एक होता है संगठन। यहाँ पर संगठन। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 25वां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है।
पहला ऑप्शन बच्चों और गृह की देखरेख, होम मेकिंग, गृह और व्यवसाय की देखरेख, खाना पकाने और गृह सजाने। यहाँ पर आपको बताना है कि गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है, तो किसकी ट्रेनिंग दी जाती है आपको बताना है। टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गृह विज्ञान में जो ट्रेनिंग दी जाती है वह दी जाती है गृह और व्यवसाय की देखरेख की। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि। ऑप्शन पहला, यह गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं। ऑप्शन 2, कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते। ऑप्शन 3, मृदु जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4, ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते, इसलिए साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की ओर। कालीन की सफाई करनी चाहिए मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से, कड़े ब्रश से या फूल झाड़ू से। टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कालीन की सफाई किससे करनी चाहिए, ये आपको बताना है। क्या मोटे ब्रश से करनी चाहिए, नर्म से करनी चाहिए, कड़े ब्रश से करनी चाहिए, फूल झाड़ू से करनी चाहिए। तो कालीन की सफाई नर्म ब्रश से करनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की ओर। किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। टाई एंड डाई, स्टेंसिल पेंटिंग, बाटिक, स्क्रीन पेंटिंग। आपको बताना है कि किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। टीजीटी राजस्थान और पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस रंगाई की विधि में यहाँ पर मोम का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या टाई एंड डाई में किया जाएगा, स्टेंसिल पेंटिंग में किया जाएगा, बाटिक में किया जाएगा, स्क्रीन पेंटिंग में किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। मोम का प्रयोग यहाँ पर बाटिक रंगाई की विधि में किया जाता है। तो मोम का प्रयोग किस में किया जाएगा, बाटिक में किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। डोप रंगाई, स्टोक रंगाई, बंधेज रंगाई, पेड़ रंगाई। आपको बताना है कि राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। आपको बताना है कि कौन सी होगी। क्या डोप रंगाई होगी, स्टोक रंगाई होगी, बंधेज होगी या पेड़ रंगाई होगी। तो राजस्थान की बंधेज रंगाई यहाँ पर एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की ओर। गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को कहते हैं अजरक, कलमकारी, इकत या मधुबनी। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को अजरक कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, ये बिहार की मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, वस्त्र बनाने का सही क्रम दीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, आपको यहाँ पर वस्त्र बनाने का सही क्रम यहाँ पर लगाना है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्या दिया गया है, पैटर्न बनाना, दूसरा है मार्कर बनाना, तीसरा है फैलाना, चौथा है ग्रेडिंग, पांचवा है गठरी बनाना और छठा है काटना। तो आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, किसमें यहाँ पर सही लगे हुए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसे सही क्रम में लगाइए। वस्त्र बनाने का सही क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहला होगा हमारा पैटर्न बनाना। तो पहले नंबर पर होगा हमारा पैटर्न बनाना। दूसरे पर होगा हमारा ग्रेडिंग, ग्रेडिंग है हमारा पांचवा, तो ये होगा हमारा दूसरे नंबर पे पांचवा ग्रेडिंग होगा। फिर होगा हमारा मार्कर बनाना, तो मार्कर बनाना होगा हमारा तीसरे नंबर पर, मार्कर बनाना। वही होगा हमारा, फिर होगा हमारा फैलाना, ये हमारा होगा फैलाना। उसके बाद होगा हमारा फैलाना, फिर होगा हमारा यहाँ पर काटना, और उसके बाद होगा हमारा गठरी बनाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पैटर्न बनाना, तो पहला किस में है, तो इस ऑप्शन में है और इसमें है, तो ये तो हमारे ऐसे ही यहाँ पर कट गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप अपना टाइम भी यहाँ पर बचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो फिर हमारा क्या होगा, ग्रेडिंग होगा। तो ग्रेडिंग हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन किस में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा इसमें भी है और इसमें भी है, ग्रेडिंग। उसके बाद होगा हमारा मार्कर बनाना। तो दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं
दूसरा हमारा इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ तक तो हमारा सेम सेम ही यहाँ पर चल रहा है। तो फिर है इसके बाद हमारा होगा फैलाना तीसरा। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि तीसरा यहाँ पर इससे ही हमारा ऑप्शन ये भी यहाँ पर कट जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। पहले होगा हमारा पैटर्न बनाना, फिर होगा हमारा यहाँ पर ग्रेडिंग, फिर उसके बाद होगा हमारा ग्रेडिंग के बाद होगा मार्कर बनाना, फिर होगा फैलाना, फिर होगा काटना, फिर होगा गठरी बनाना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैकॉर्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन खालिस्तान द्वारा बनती है। कंप्यूटर सहयोग, हथकरघा, 1x3 प्लेसमेंट या जैकॉर्ड करघा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014-15 लगातार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है कि जैकॉर्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन किसके द्वारा बनती है, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा बनेगी ये? तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर है जैकॉर्ड करघे के द्वारा। जैकॉर्ड बुनाई में वस्त्रों का डिजाइन जैकॉर्ड करघा द्वारा बनती है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। यहाँ पर इसके आविष्कार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैकॉर्ड करघे के। तो इसका आविष्कार 1801 में फ्रांस के जोसेफा मेरी जैकॉर्ड ने किया था और इन्हीं के नाम पर जैकॉर्ड करघा ये नाम रखा गया है। तो 1801 में फ्रांस के जोसेफा मेरी जैकॉर्ड ने इसका आविष्कार किया था जैकॉर्ड करघे का, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है वह है, आपको बताना है कि कौन सा होगा। इंसुलिन, पेप्सिन, टाइलिन, बाइल जूस। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है वह कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा? क्या यहाँ पर इंसुलिन होगा, पेप्सिन होगा, टाइलिन होगा या बाइल जूस होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, टाइलिन। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है वह टाइलिन एंजाइम होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। यकृत में बनने वाले पाचक रस को कहते हैं पित्त रस, अमीनो अम्ल, आंत रस या लार रस। LT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यकृत में बनने वाले पाचक रस को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पित्त रस। यकृत में बनने वाले पाचक रस को पित्त रस कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। महिला लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। GIC प्रवक्ता एग्जाम 12, 13, 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। PGT 2014-13 में पूछा गया क्वेश्चन है और UGC नेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि महिला लिंग हार्मोन है, इनमें से कौन सा होगा। क्या एस्ट्रोजन होगा, प्रोलैक्टिन होगा, एंड्रोजन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। महिला लिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? 70 औंस, 20 औंस, 40 औंस या 10 औंस। TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है। तो कितना होगा? कि 70 औंस होगा, 20 औंस होगा, 40 होगा, 10 औंस होगा? तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 70 औंस पित्त तैयार होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोजन का चबाया जाना खालिस्तान कहलाता है। मेस्टिकेशन, पाचन, पीसना या इनमें से कोई नहीं। PGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने कि भोजन का चबाया जाना क्या कहलाता है। क्या मेस्टिकेशन कहलाएगा, पाचन कहलाएगा या पीसना कहलाएगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। भोजन का चबाए जाना पीसना कहलाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। खालिस्तान एक संयोजक उत्तक है। आमाशय, कार्डियक उत्तक या रक्त या इनमें से कोई नहीं। PGT 2019-13 GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। एक संयोजी उत्तक है तो इनमें से क्या होगा। क्या आमाशय होगा, क्या कार्डियक उत्तक होगा, क्या रक्त होगा?
ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। यहाँ से भी एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा उत्तक है, तो एक रक्त एक तरल तरल संयोजी उत्तक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? फेफड़ों की, मस्तिष्क की, यकृत की या हृदय की? पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है, क्या फेफड़ों की देगा, मस्तिष्क, यकृत या हृदय? तो ईसीजी हृदय की सही जानकारी देता है। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ जाते हैं। हमारा 40वां क्वेश्चन है, धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। ऑप्शन पहला काला मटमैला रुधिर, ऑप्शन 2 शुद्ध लाल रक्त का चमकीला रुधिर, लाल रंग का चमकीला रुधिर या हल्का नीला रुधिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की धमनी से रक्त स्त्राव की पहचान होती है, क्या काला मटमैला रुधिर से होगी, शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर से होगी या हल्का नीला रुधिर से होगी या उपरोक्त में से कोई नहीं? अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। तो धमनी के रक्त स्त्राव की पहचान होती है शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर से। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, पोन्स, वेरोली। आपको बताना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। और क्वेश्चन कई बार ये तरह तरह से पूछा जाता है। आपको बताना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है परितारिका, कॉर्निया, पुतली या दृष्टिपटल। पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने कि मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। आपको यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना, फिर अपना आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो वह क्या कहलाएगा? परितारिका कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा, पुतली कहलाएगा या दृष्टिपटल कहलाएगा? तो मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल कहलाता है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। ऑप्शन पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन 3 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन 4 ये तीनों। पीजीटी 2006 और 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने कि तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से होंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये भी इसका भाग होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र ये भी इसका भाग होता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये भी इसका भाग होता है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही, ये तीनों। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा मोतियाबिंद, ऑप्शन 2 काला पानी, ऑप्शन 3 भेंगापन, ऑप्शन 4 दूरदर्शिता। टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। तो बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर बीमारी हो जाती है मोतियाबिंद। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, टाइफाइड रोग का कारण है दूषित हवा, दूषित जल, दूषित भोजन या उपरोक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009-15 और टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि टाइफाइड रोग का कारण है तो क्या होगा? क्या दूषित हवा होगी, दूषित जल होगा, दूषित भोजन होगा या उपरोक्त सभी होंगे? तो टाइफाइड का कारण होता है दूषित जल। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूषित जल के कारण टाइफाइड रोग होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? दंडाणुक, पेचिस, अमीबा पेचिस, हैजा या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण होता है। क्या
दंडाणुक पेचिश का होगा, अमीबा पेचिश का होगा, या हैजा का होगा, या इनमें से सभी। तो चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त की बीमारी होती है हैजा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 47वां क्वेश्चन है, रोगवाहक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन, जिनमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वे स्वस्थ होते हैं। ऑप्शन 2, जो रोगी होते हैं तथा जिनमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन 3, वह रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपको बताना है कि रोगवाहक किसे कहते हैं। क्या पहला ऑप्शन होगा जिसमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वे स्वस्थ होते हैं, क्या ये होगा? क्या दूसरा ऑप्शन होगा जो रोगी होते हैं तथा जिनमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, या ऑप्शन तीसरा, वह रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो रोगवाहक किसे कहते हैं? तो वह रोगी जो लक्षण प्रकट नहीं करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, पेचिश, खसरा या सिफिलिस। पीएचडी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होगा। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है खसरा। तो खसरा वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा की खोज की थी रॉबर्ट अंगुम स्मिथ, रॉबर्ट माइल्स, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट डिलांग। आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा की खोज किसके द्वारा की गई थी। यूपी पीएचडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको अपना आंसर देना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो अम्लीय वर्षा की खोज की थी रॉबर्ट अंगुम स्मिथ के द्वारा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ग्रीन हाउस गैस उपस्थित होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। यहाँ पर बताना है कि ग्रीन हाउस में कौन सी गैस उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। पीएचडी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रीन हाउस गैस उपस्थित होती है, इसमें कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती है ग्रीन हाउस में, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ग्रीन हाउस में जो गैस उपस्थित होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, आपका स्कोर कैसा रहा, आज की क्लास में कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने आपको नए सीखने को मिले, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास से अगर आपको फ़ायदा हुआ तो ये हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर प्रयास यहाँ पर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।